मैं हूं निखिलेश कुमार सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीवा में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अपराध चरम सीमा पे होते जा रहा है। आए दिन गोलीकांड होता है, अपहरण होता है, लूट होता है और यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ अपना रोटी सेकना जानती हैं। यहाँ के युवाओं से उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। युवा चाहे जहाँ जाए नशा करे, चाहे कुछ करे, ये है युवाओं की स्थिति रीवा के अंदर। और यहाँ एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो युवाओं को सही राह दिखा सके, उनकी अर्थव्यवस्था को यानी उनकी आर्थिक स्थिति को सही कर सके। अगर उनके जेब सही रहेंगे, आर्थिक स्थिति सही रहेंगी तो अपराध कम होंगे। और दूसरी बात, नशा पे अगर लगाम लगाया जाए, जब उनके पास पैसा रहेगा तो नशा कम करेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें, अपराध पे भी अंकुश लग जाएगा। एक ऐसे ही महिला हमारे बीच है, पढ़ी लिखी महिला है और नाम की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं। बस समझने की इतनी ज़रूरत है कि कौन हमारे लिए क्या कर सकता है। आइए जानते हैं इनके विचारों को, क्या इनके विचार हैं, किस विचारधारा के साथ चुनावी मैदान में उतरती हैं और क्या कुछ जनता का आशीर्वाद इनको मिल पाता है। हमारे बीच मौजूद हैं विद्यावती पटेल जी। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप पहली तो शिक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो आपने एमए किया है अर्थशास्त्र से और एलएलबी वकालत आपका पेशा है। इस समय जो वर्तमान स्थिति बनी है रीवा के अंदर, हम बात करें तो हमारी तरफ कीजिए, जब हम बात करें हमारे, इस समय जो वर्तमान स्थिति बनी है रीवा के अंदर, आए दिन लूटपाट घसोट, गोली चल जाना, अपहरण हो जाना, चोरी जैसे वादा, इतना अपराध क्यों बढ़ा हुआ है रीवा के अंदर? देखिए, रीवा में जो अपराध घट रहे हैं, आए दिन घट रहे हैं। ये कोई अभी आपके कल की ही एक घटना है और प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बड़ी से बड़ी वारदात ना हो, चाहे किसी के साथ मारपीट का मामला हो, चाहे गोली चलना, चाहे हत्या का मामला हो, लूट हो, डकैती हो। और वो सिर्फ इसलिए होता है कि जब जनता को या अपराध करने वाले व्यक्ति को कानून का कोई भय नहीं रहता, जी, पुलिस का कोई जब उसको भय नहीं रहता, तो वो जब उसको ये लगता है कि हम कोई अपराध करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, तो निश्चित होकर के वो अपराध करते हैं। तो आज की जो सरकार है, हमारी शिवराज जी की सरकार, ये कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। इनका फोकस केवल और केवल हम चुनाव कैसे जीतें, किस मैनेजमेंट से जीतें, कितना किसको हम क्या कर दें कि हमें केवल वोट मिल जाए। बाकी उनको जनता से, युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 17 साल 18 साल के जो बच्चे अपराध कर ले जाते हैं और जेल भी जाते हैं, जेल से फिर पूरा जमानत करके चले जाते हैं, दोबारा फिर से अपराध करते हैं। तो क्या कानून व्यवस्था ही पूरी तरह से या कानून सही से लागू नहीं किए, क्या कुछ कहना है इसमें? इसमें तो देखिए, बच्चों को एक संस्कार की भी आवश्यकता है जी। यहाँ रोजगार है नहीं लोगों के पास में, बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं और जब खाली बैठते हैं तो 4 लोग 10 लोग मित्र यारों के पास बैठेंगे। मान लीजिए किसी की गलत आदत है, नशा कर रहा है कुछ, जब 10 लोग उसके पास में बैठेंगे तो वो भी धीरे धीरे उनके साथ में लिप्त हो जाते हैं। यदि उनके पास रोजगार हो, कोई ऐसा काम हो जिससे वो फ्री ना रहे, अपने काम में वो व्यस्त रहें, अपने घर परिवार में लगे रहें, 2 पैसे उनकी जेब में आए, तो जब खाली नहीं बैठेंगे तो उनका दिमाग उस तरफ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरत ये है कि उनको सही संस्कार मिले, सही शिक्षा मिले। सबसे बड़ी बात तो शिक्षा की व्यवस्था तरीके से हो, संस्कारित हो बच्चे निकलें और वो खाली ना रहें, तब तो वो सही समाज का निर्माण कर पाएंगे। नहीं, आप देखिए बेरोजगारों को कितनी लंबी लाइन लगी है। एक तो सरकारें भर्ती नहीं निकालती और यदि निकालती भी हैं उसमें भी
भ्रष्टाचार हो जाता है। भ्रष्टाचार हो तो जाता है। अभी लोगों पटवारी वाला जो भर्ती निकला है उसमें भ्रष्टाचार कर दिया गया। एक ही विद्यालय से 6-6, 7-7 लोगों को टॉप कर दिया गया। इस पे क्या कुछ कहना है आपका? ये केवल कोई पटवारी भर्ती का ही नहीं, इसके पहले आपने देखा है व्यापम का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उस पर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे वो पुलिस की भर्ती का मामला हो, चाहे पटवारी की भर्ती का मामला हो, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, कहीं न कहीं जब उसमें भ्रष्टाचार होता है तो जनता या हमारे जो नौजवान युवक हैं उनके अंदर गुस्सा फूटता है। जो मेहनत करके पास करना चाहते हैं, जो काफ़ी मेहनत किए हैं कोचिंगों में, घरों में, जिनके माँ बाप कड़ी मेहनत करके बच्चों को केवल इसलिए पढ़ाया कि आगे का हमारा ये भविष्य में सहारा बनेगा, और वो परीक्षा देता है, परीक्षा में वो पास नहीं होता, जिनकी सेटिंग हो जाती है, जिनकी राजनीतिक पहुंच होती है, वो पास हो जाते हैं, तो एक उसके मन में हीन भावना पैदा होती है कि हम चाहे कितना ही पढ़ लें, लेकिन यदि हमारी कोई सेटिंग नहीं बनेगी तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा। वो अवसाद में चला जाता है। कई बार आपने देखा है युवा पढ़े लिखे वो आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेते हैं अपने। तो ये सरकार को भी ये चाहिए कि इस दिशा में भी वो काम करे। बहुत सारे युवा आज की तारीख में बेरोजगार हो गए हैं, तो उनके लिए और सही एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए जिसमें फ्रेश परीक्षा हो, उसका रिजल्ट निकले, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, जब उसको उसमें लाभ होगा तो आगे चल के जो पीछे के लाइन के जो लोग हैं उनको भी लगेगा कि नहीं, हम मेहनत करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। ये तो हो गई युवाओं की बात, चर्चा हो गई, और अर्थव्यवस्था पे बात हो गई, और बात थोड़ा अब राजनीति की कर ली जाए। तो मैडम, आप पहली बार जब चुनाव लड़ी तो जिला पंचायत का आपने चुनाव लड़ा था, कैसा सफ़र रहा? राजनीति की शुरुआत आपने कैसे की थी? जरा एक आध वाक्य दर्शकों को बताइए। देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे जी, एमए फाइनल में थे, उसके बाद हमने एलएलबी की, उसी समय पहली बार पंचायती राज की कांग्रेस सरकार में पंचायती राज की घोषणा हुई। उस समय राजीव गांधी जी थे। तो जब पंचायतों का पहली बार चुनाव हुआ, हमने भी क्योंकि थोड़ा बहुत कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही कुछ ऐसा लगा, ऐसी एक विचारधारा आई, तो उसमें लगा कि हमें भी आजमाना चाहिए। लड़ गए चुनाव, जीत गए। जिला पंचायत सदस्य रहते ही गुड़ की सीट खाली हुई, विधायक थे हुसैन पटेल जी, वो सांसद बन गए। वो सीट खाली हुई, पार्टी ने हमें मौका दिया, विधानसभा का चुनाव लड़े, उसमें भी जीत गए। फिर वो उपचुनाव था जी जी, फिर 1998 का फिर चुनाव हुआ, फिर हम जीत गए। गुड़ की जनता ने दोबारा आपको आशीर्वाद दिया? जी जी बिल्कुल, हमको दोबारा से हमें वोट मिले, हम दोबारा चुनाव जीते। 2003 में भी गुड़ से ही हम चुनाव लड़े, तो थोड़े वोट से हम वो चुनाव हारे। और तब से लगातार जो है राजनीति में, समाज में अपनी सक्रियता बनी हुई है। उसके बाद 2003 से आप निरंतर कहीं न कहीं से चुनाव लड़ रही हैं, और क्या कुछ कमियां रह जाती हैं कि जनता आपको समझ नहीं पाती? देखिए, प्रयास तो करते हैं। अब एक तो पार्टी की विचारधारा से भी लोग जुड़ते हैं, कोई व्यक्तिगत तो रहता ही है, लेकिन पार्टी की विचारधारा भी एक महत्वपूर्ण होती है। हार जीत देखिए थोड़े बहुत वोटों से तो होती है, कह नहीं सकते, हार जाते हैं, तब भी हमारा अच्छा, एक सवाल जनता के बीच में भी बनता होगा ये कि जब गुड़ की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था, आपको विधायक बनाया, उसके बावजूद आप मनगवा और फिर देवतालाब क्षेत्र क्यों चुना? ये सवाल जरूर जनता के बीच में तो नहीं। देखिए, जब हम गुड़ से विधायक थे, 2008 में सीटों का परिसीमन हुआ। जी, पहले देवतालाब आरक्षित थी,
फिर 2008 में देवतलाव सामान्य हुई और मनगमा आरक्षित हो गई। तो एक जो बहुत बड़ा हिस्सा, एक पूरी सर्किल गुड़ की देवतलाव में जाके शामिल हो गई। अच्छा। तो पार्टी ने मुझे, उस समय मैं बहुजन समाज पार्टी में थी, तो पार्टी ने मुझे देवतलाव से चुनाव लड़ाया था, ना कि हमने अपने से वो चुना है। पार्टी ने हमें 2008 का चुनाव लड़ाया देवतलाव से, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा देवतलाव में शामिल हो गया था। आप विधायक बहुजन समाजवादी पार्टी की टिकट से थे कि कांग्रेस से? बहुजन समाज पार्टी 2013 में भी देवतलाव से भी चुनाव लड़े। 2018 में हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस ने भी मुझे देवतलाव से ही टिकट दिया। तो जब आदमी कोई पार्टी में शामिल हो जाता है तो फिर पार्टी की गाइडलाइन पर ही चलना पड़ता है। पार्टी ने जहां उचित समझा हमें लड़ा दिया, हम लड़ गए। उससे आपको ये नहीं लगा कि जो जनता आपके साथ मतलब आपकी विचारधाराओं को समझ के आपके विधायक बन गए और आप दूसरी जगह जा रही हैं, आपको पार्टी से डिस्कस करना चाहिए कि हम अपना घर बदलेंगे तो कहीं कहीं हमारी छवि खराब होगी? नहीं, देखिए, मैं जिस पार्टी में पहले थी और आज कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में बहुत बड़ा